नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत शुक्ल एडवोकेट सन 1994 से इलाहाबाद में रहकर वकालत कर रहा हूं। दोस्तों, मेरे वकालत के दौरान तमाम लोगों की विभिन्न समस्याएं सामने आई, जिसके परिप्रेक्ष्य में, जिसके प्रकाश में मैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के संबंध में उसके क्या प्रावधान है, क्या विधिक बिंदु हैं, किस प्रकार की प्रक्रिया है के संबंध में आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूं, जिससे कि लोगों की समस्याओं का समाधान सुचारू एवं विधिक ढंग से हो सके। तो दोस्तों, जैसा कि आपने अक्सर देखा है कि जैसे कोई चेक बाउंस हो गया अर्थात डिसऑनर हो गया, तो उसकी क्या प्रक्रिया है, लोग उसका अनुपालन कैसे कराएंगे, अपना पैसा कैसे प्राप्त करेंगे। तो उसके संबंध में दोस्तों मेरा आपसे यह आग्रह है कि जैसे आपको किसी व्यक्ति ने कोई चेक दिया, और चेक क्यों देता है आदमी, किसी के लेन देन संबंध में या पैसे के ऋण को वापस करने के संबंध में इत्यादि के संबंध में चेक का आदान प्रदान किया जाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे आप को किसी व्यक्ति ने 2 लाख रुपए का चेक दिया और उस चेक की जो अवधि होती है भुगतान करने की, वह 3 माह की होती है। दोस्तों, पहले यह 6 महीने का था, लेकिन अब वर्तमान समय में 3 माह है। तो 3 माह के अंतर्गत आपको अपना पैसा प्राप्त करने के लिए अपने अकाउंट में उस चेक को डिपॉजिट करना, जमा करना होगा। और बैंक, संबंधित बैंक के जो भी उत्तरदायित्व अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, यह देखते हैं कि जिस व्यक्ति ने अर्थात चेकदाता के अकाउंट में फंड्स नहीं है, यानी फंड्स इनसफिशिएंट है, अपर्याप्त धनराशि है, और अपर्याप्त धनराशि होने के कारण दोस्तों आपके पैसे का भुगतान नहीं हो पा रहा है, चेक का भुगतान नहीं हो पा रहा है। तो इसके पश्चात होता क्या है कि बैंक आपको अपने मेमो पर लिखित रूप से एक नोटिस देगी कि चेकदाता के अकाउंट में पर्याप्त धनराशि नहीं है। और जब दोस्तों चेकदाता के अकाउंट में पैसा नहीं रहेगा तो निश्चित रूप से आपके पैसे का भुगतान नहीं हो पाएगा। तो उस सूरत में जैसे ही आपको सूचना मिलती है, तो सर्वप्रथम दोस्तों आपको यह करना चाहिए कि चेकदाता से आप मौखिक रूप से अथवा व्यक्तिगत रूप से अथवा टेलीफोनिक माध्यम से उनको बताइए कि आपने जो हमको चेक दिया है उसमें उसका भुगतान हमको नहीं हो पाया है, मेरा पैसा नहीं मिल पाया है, क्योंकि आपके खाते में पैसा नहीं है। तो दोस्तों, यदि चेकदाता आपका पैसा वापस कर देता है तो बहुत अच्छी बात है, तब तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि जो आपका पर्पस था वो सॉल्व हो गया, आपका पैसा मिल गया। किंतु यदि चेकदाता आनाकानी करता है, पैसा नहीं देता है आपको, तो उसके संबंध में प्रक्रिया दोस्तों यह है कि जिस दिन आपको बैंक ने सूचित किया अपने मेमो पर कि फंड्स इनसफिशिएंट, धनराशि पर्याप्त नहीं है, इसलिए पैसे का भुगतान नहीं हो सकता, तो उस सूरत में दोस्तों आप या तो स्वयं चेकदाता को नोटिस दीजिए, विधिक नोटिस जिसे कहा जाए, रजिस्टर्ड नोटिस दीजिए या स्पीड पोस्ट भेजिए। लेकिन दोस्तों इसके संबंध में बहुत जरूरी है कि निश्चित समय सीमा को याद रखना, ध्यान रखना अति आवश्यक है। जैसे जिस दिन बैंक ने आपको सूचित किया कि पैसा नहीं है, तो उसके 30 दिन के अंदर आप चेकदाता के पास
स्वयं अथवा अपने वकील के माध्यम से एक रजिस्टर्ड नोटिस भेज दीजिए आप। और दोस्तों, उस नोटिस में इस बात का जिक्र होना अति आवश्यक है कि इस नोटिस को प्राप्त होने के 15 दिन के अंदर आप मेरा पैसा वापस कर दीजिए, लौटा दीजिए। और इस सूरत में अगर आप मेरा पैसा निश्चित समय सीमा के अंतर्गत नहीं वापस करते हैं तो मैं आपके खिलाफ अर्थात चेकदाता के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने के लिए दोस्तों बाध्य हो जाऊंगा। अच्छा दोस्तों, ये नोटिस आपको जा चुकी है। यदि चेकदाता नोटिस को प्राप्त होने के पश्चात निश्चित समय सीमा के अंतर्गत आपका पैसा जो चेक से संबंधित है अथवा जो आपका लेन देन है, अगर आपको वापस कर देता है तो यहीं पे प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। कोई तब आगे बढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका पर्पज सॉल्व हो गया। किंतु सपोज करिए कि वह आपका पैसा वापस नहीं करता है नोटिस प्राप्त होने के बावजूद, तब दोस्तों जिस दिन उसने इनकार किया कि मैं आपका पैसा नहीं दूंगा अथवा आनाकानी करने लगा या और किसी ढंग से पैसा हड़पने की वह मनसा रखने लगा, तो उसके 30 दिन के अंदर आपको विधिक कार्रवाई करनी चाहिए। यह विधिक कार्रवाई धारा 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पर काम लिखित के अंतर्गत आप सक्षम न्यायालय में, कॉम्पिटेंट कोर्ट में, जैसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अथवा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष कंप्लेंट फाइल करेंगे। यह कंप्लेंट दोस्तों आप स्वयं कर सकते हैं अथवा अपने वकील के माध्यम से भी कर सकते हैं, इसमें कोई बाध्यता नहीं है दोस्तों। अब दोस्तों, कंप्लेंट फाइल होने के पश्चात आपके पास जो भी एविडेंस अवेलेबल हैं, जैसे बैंक का मेमो हुआ, चेक हुआ, जो आपने नोटिस भेजा है रजिस्टर्ड डाक से, रजिस्टर्ड पोस्टल की रसीद, इन एविडेंस को आप न्यायालय के समक्ष सबमिट करेंगे, प्रस्तुत करेंगे और न्यायालय को संतुष्ट करेंगे कि मैंने अमुक कार्रवाई किया हुआ है। किंतु चेकदाता अर्थात इस स्टेज पे आप उसको अभियुक्त भी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों चेक का डिसऑनर होना एक क्रिमिनल ऑफेंस है और क्रिमिनल ऑफेंस जो है वह दंडनीय होता है। जो ऑफेंस करता है वह दंड का भागी होता है, उसको पनिश करना बहुत जरूरी है, अन्यथा वह कानून को हाथ में लेकर के लोगों को परेशान करेगा, उसका पैसा हड़पेगा। तो दोस्तों, जब संबंधित न्यायालय या मजिस्ट्रेट कर सकते हैं आपकी बातों पर संतुष्ट हो जाएंगे कि हाँ यह इसमें दम है और आपके साथ फ्रॉड किया गया है, चेक डिसऑनर हो गया है, तो वह अभियुक्त को अर्थात चेकदाता के पास सम्मन का आदेश पारित करेगा और चेकदाता ऑब्लिक एक्यूज्ड न्यायालय में आएगा और अपनी जमानत कराने के पश्चात ट्रायल को फेस करेगा और जो भी अपनी बात, जो उसके पास सबूत होंगे, वह न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा। दोस्तों, अब देखें कि महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि यह साबित हो जाता है कि चेकदाता अर्थात एक्यूज्ड पर्सन ने ऑफेंस किया है, तो धारा 142 एनआई एक्ट के अंतर्गत न्यायालय उसको पनिश करेगी। इसकी सजा का प्रावधान दोस्तों यह है कि इसमें 2 वर्ष, पहले 1 वर्ष था, 2 वर्ष की सजा और 2 गुनी धनराशि अर्थात जो चेक में धनराशि उल्लिखित है उसका 2 गुना यह न्यायालय अभियुक्त के विरुद्ध पारित कर सकती है। दोनों कर सकती है अथवा दोनों में से कोई एक, यह न्यायालय के विवेक पर निर्भर है। दोस्तों अभी हाल ही में अगस्त 2018 में एक
संशोधन पारित किया गया, जिसमें यह प्राविधान दिया गया है कि 143A एनआई एक्ट के अंतर्गत कि आपको इंटरिम कंपनसेशन भी कोर्ट प्रदान करेगी, लेकिन वह कितना होगा? वह होगा 20%, अर्थात जो चेक में उल्लिखित धनराशि है उसका 20% आपको बतौर अंतरिम प्रतिकर के रूप में न्यायालय प्रदान कर सकती है। उसके संबंध में दोस्तों और तमाम प्रक्रिया है कि कब कितने दिन बाद, जैसे कोर्ट 60 दिन के अंदर अगर ऑर्डर पास करती है, 60 दिन के अंदर वो पैसा, इंटरिम वाला पैसा आपको प्रदान अभियुक्त करेगा। और यदि अभियुक्त न्यायालय को संतुष्ट कर देता है तो 30 दिन उसको समय और मिल सकता है कि इन कारणों से मैं पैसे का भुगतान नहीं कर पा रहा हूं, तो न्यायालय उसको परमिट कर सकती है। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत अगर आपका कंप्लेंट टाइम बार्ड है तो वह इंटरटेन नहीं किया जाएगा, अर्थात दैट कंप्लेंट इज नॉट मेंटेनेबल, क्योंकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत दोस्तों सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट का कोई प्रावधान नहीं है। तो मेरा दोस्तों कहने का यह तात्पर्य है कि आपको समय सीमा का विशेष ध्यान रखना होगा। अगर आप कानून के परिधि के अनुसार, कानून की प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी, अन्यथा आप असफल सिद्ध होंगे और न्यायालय आपके परिवार अर्थात कंप्लेंट पर कोई विचार दोस्तों नहीं करेगी। दोस्तों, जैसे कि कमलेश चंद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इलाहाबाद सिविल जर्नल 2017 पेज 1002 पर दिया गया है कि अगर आपका कंप्लेंट परिवार प्रीमेच्योर है, अर्थात समय सीमा के पहले, सपोज के तौर पे, उदाहरण के तौर पर, जैसे आपने नोटिस भेजा है 10/1/2020 को, तो 10/1/2020 के पश्चात अगर मान लीजिए वो एक सप्ताह के अंदर आप उसको नोटिस मिल जाती है अभियुक्त को, चेकदाता को, और 15 दिन के अंदर ही आप जो टाइम आपने नोटिस में दिया उसके अंदर ही आप कंप्लेंट फाइल करते हैं, तो वह प्री मेच्योर माना जाएगा। और प्री मेच्योर कंप्लेंट किसी भी सूरत में मेंटेनेबल नहीं है, पोषणीय नहीं है। तो दोस्तों, इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, किंतु उसके आगे एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि यह जो कंप्लेंट है वह कंपाउंडेबल भी है, शमनीय से कहते हैं, समझौता योग्य भी है। किंतु यह जो कंपाउंडेबल है वह धारा 320 सीआरपीसी एक्ट के अंतर्गत नहीं है, बल्कि दोस्तों यह अपने आप में अलग इसका प्राविधान है, जो कि धारा 147 एनआई एक्ट के अंतर्गत संपन्न होती है। दोस्तों, इन सब सारी बातों के अलावा एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि यह जो एनआई एक्ट के अंतर्गत जो कंप्लेंट है उसकी बहुत अधिक लंबी प्रक्रिया नहीं होती है। इसको आप यह भी कह सकते हैं कि एक प्रकार से समरी ट्रायल है, अर्थात कोर्ट इसका निस्तारण बहुत जल्द ही कर देती है, इसमें बहुत अधिक समय अन्य केसों की तुलना में बहुत समय नहीं लगता दोस्तों। लेकिन एक जागरूक नागरिक होने के नाते हम सभी का, आपका यह कर्तव्य है कि हम लोग कानून का जो मिसयूज करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, पैसा हड़पते हैं, फ्रॉड करते हैं, उसको हम लोग बढ़ावा न देने पाए, रोके हम लोग। अन्यथा अगर आप विधि कार्रवाई नहीं करते दोस्तों, तो जो आपका पैसा, जिस व्यक्ति ने आपका पैसा लिया है वह आज आपका पैसा हड़प लेगा, परसों उनका लेगा, नरसों उनका लेगा, अगले दिन मेरा लेगा।
तो यह हैबिचुअल ऑफेंडर बन जाएगा। तो ऐसी स्थिति में उसको ऑफेंस रोकने के लिए, अपना पैसा प्राप्त करने के लिए कानून की परिधि में, कानून के अंतर्गत आप मेरे बातों पर विचार करते हुए, दोस्तों जैसा मैंने आपने कहा है कि इस पर आपको अवश्य गौर करना है, और यही एक प्रक्रिया है कानून के तहत, और कानूनी प्रक्रिया का पालन करना प्रत्येक नागरिक का परम कर्तव्य है। बस दोस्तों, मेरा वीडियो आपको ऐसा लगा, आप सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों शेयर जरूर कीजिए। सत्यमेव जयते दोस्तों, थैंक यू।